हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं मुजफ्फरनगर से। सबसे पहले तो धीरेन्द्र जी आपके पास ही आऊंगी। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो फिलहाल कहां तक पहुंचा है, और सियासी समीकरण को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात यह है यहाँ पर जो कि फैक्टर भी है कि ओबीसी वोटर कहीं ना कहीं उस जो प्रत्याशी को ज्यादा वोट करता है जो जाट से छिटकता है, और उसका फायदा हमने लेते हुए देखा है संजीव बालियान को। लेकिन इस बार क्या कुछ तस्वीर हमें देखने को मिलेगी? देखिए, सुबह जब 9 बजे तक आया था, अभी लेटेस्ट आने वाला है, लेकिन 12:30 से ज्यादा हो चुका था। 12.1 तक मुजफ्फरनगर पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे जो रिकॉर्ड था वो अलग अलग जगह पर है। चूंकि सुबह शहर में मतदान ठीक ठाक था और गांव में थोड़ा देर से हो रहा था, लेकिन अब थोड़ा मतदान सब तरफ तेज चल रहा है। तो कुछ ही देर में जो ऑफिशियल डाटा आएगा वो आएगा। लेकिन ये बात सही है कि अगर पिछले 2 चुनाव में हम देखें तो वो दोनों चुनाव पूरी तरह से यहाँ मुजफ्फरनगर के चुनाव थे, जिन्होंने इस पूरे बेल्ट का एक टोन सेट किया था कि किस तरह से इस पूरे चुनाव को आगे के फेज में आगे बढ़ता चला जाएगा। इसको आप चाहे वो पिछले चुनाव को देखें 2019 के, और चाहे यही 2014 का चुनाव हो। 2014 में जब यहां से तमाम सीटें जीतकर 27 में से 24 सीटें जीतकर बीजेपी आगे निकली थी और वो फिर आंधी के तौर पर आगे बढ़ती चली गई। अगर हम इसको 2019 के चुनाव में देखते हैं तो 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीट रहती हैं, 3 बसपा और 2 सपा के पास फर्स्ट फेज की जो सीटें हैं। तो पिछली बार बीजेपी को यहां से थोड़ा सा इस पूरे बेल्ट से इन 8 सीटों में से धक्का लगा था, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन वो बना था उसको सबसे बेहतर गठबंधन बीजेपी के खिलाफ माना जा रहा था। हालांकि बीजेपी ने पूरे राज्य में 62 और उसके 2 सहयोगी सीटों पर थे, तो यानी कुल मिलाकर 80 में से 64 सीटें तब भी प्राप्त की थी जब उसके खिलाफ सबसे मजबूत गठबंधन था। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गठबंधन, क्योंकि बसपा अपने काडर के वोट के साथ हमेशा एक निश्चित वोट शेयर लेती है और उसके साथ जब वो दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को जोड़ती है तो वो बीजेपी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए एक प्रॉपर प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। अगर हम यही उत्तर इसी में देखते हैं तो यहाँ भी कादिर राणा काफी ताकतवर नेता के तौर पर जीत भी चुके थे। 2009 की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जीत यहाँ हुई। यहाँ इस मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, इन सब पर उस बसपा ने जब भी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को हिट किया है तब वो बीजेपी के लिए परेशानियां खड़ी करती रही। लेकिन आज की डेट में देखें तो संजीव बालियान अपने आप को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बता रहे हैं। उनको लगता है कि जो आरएलडी बीजेपी का जो गठबंधन है वो गांव तक, मतलब चूंकि उस गठबंधन को कहें कि गांव गांव में उस गठबंधन का असर है, वो सिर्फ शहर का वोट नहीं है, उसमें गांव तक है। और पिछली बार जाट विरोधी मतों ने काफी परेशानी उनके लिए खड़ी कर दी थी, क्योंकि खुद आरएलडी के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे थे। तो लिहाजा पूरी ताकत के साथ सपा, बसपा, आरएलडी वो वोट एक साथ इकट्ठा होकर संजीव बालियान के खिलाफ यानी बसपा बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ था। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। हालांकि अलग अलग जगह पर जैसे हम लोग घूम के आए हैं, अलग अलग जगह 24 की पंचायतें, राजपूत पंचायतें, तो वहां अभी भी लगता है कि जैसे कोई बहुत जबरदस्त नुकसान संजीव बालियान को नहीं है और वो अपने इस नुकसान की भरपाई जाट मतों से करते दिख रहे हैं, क्योंकि जिन भी हिस्सों में है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। तो एक मतदान बढ़ रहा है। सियासी समीकरण को देखें तो वो मुफीद है बीजेपी के लिए इस पूरे हिट में, क्योंकि अगर सहारनपुर को छोड़ते हैं तो आगे की तरफ बढ़ती हुई सीटों पर जाट कॉम्बिनेशन बीजेपी के साथ इस समय मुफीद दिख रहा है। चूंकि उसका आधारभूत वोटर, कोर वोटर बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कोई अलगाव का कोई बहुत इस समय कोई भी इस तरह की नहीं। हालांकि मुजफ्फरनगर में टिकट का समीकरण देखें तो बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को टिकट देके जो बीजेपी का एक वोट बैंक है उसको थोड़ा दरकाने की कोशिश की है। लेकिन वो अभी जब हम लोग देख रहे हैं तो काडर वोट तो मिल रहा है, लेकिन बाकी वोट के लिए अभी जब मतपेटियां खुलेंगी तब देखना होगा कि कितने वोटों को वो काट पाए। और हरेंद्र मलिक और तमाम जो लड़ाई है संजीव बालियान, उनके बीच में बहुत सारे हिस्सों में सीधी दिख रही है। जी चलिए ठीक है ओवैस, क्योंकि देखिए हमने देखा है मुरादाबाद में एक बड़ी खींचतान देखने को मिली है प्रत्याशियों में, खास करके सपा की बात करें। ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तो एसटी हसन के जो समर्थक हैं कहीं ना कहीं वो रुचिविरा के लिए वोट करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की स्थिति बनी हुई थी। पर शायद वोटिंग प्रतिशत के जरिए इस स्थिति को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए
और अजीत सिंह राठी का रुख करते हैं, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत मौजूद हैं। हरीश रावत से जरा बातचीत कीजिए अजीत आप, क्योंकि उन्होंने आरोप भी कुछ लगाए हैं। जिस तरीके से आरोप लगा उसका जवाब भी उन्होंने दिया प्रशासन पर वोटिंग को लेकर। बिल्कुल हमारे दर्शक अभी देखेंगे हरीश रावत जी, सीधा प्रसारण यहां से हम सीधे अपने दर्शकों से उनको कनेक्ट करेंगे। हरीश जी, भाजपा कह रही है बहुत हॉट सीट हो गई है हरिद्वार, तो ये किस तरह की हॉट हो गई है? पूरा उत्तराखंड भाजपा के लिए बड़ा हॉट हो गया है और उत्तराखंड बदलाव के लिए वोट कर रहा है। ये पहली बार है 10 साल बाद जब उत्तराखंड अपने लिए वोट कर रहा है, यहाँ का मतदाता अपने लिए वोट कर रहा है। वो कह रहा है यार मेरी तो घर की रसोई का बजट ही सारा इन्होंने बिगाड़ करके रख दिया। वो कह रहा है कि इन्हें मेरे बच्चों को बेरोजगार रखने के लिए ये जिम्मेदार है, इन्हें पद ही नहीं भरे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। वो कह रहा है कि गांव में मेरी रास्ते खोद डाले और मरम्मत नहीं की, गड्ढों में चलने के लिए हमको मजबूर कर दिया। बिजली लोगों को नहीं मिल रही है, बिजली की कटौती हो रही है। गरीब व्यक्ति कह रहा है मेरे राशन कार्ड में नई यूनिटें ये चढ़ा ही नहीं रहे हैं। बीपीएल जी, आपने भी आरोप भी लगाए, कुछ आपको लगातार कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं, किस तरह की शिकायतें मतदाताओं के मामले? जगह जगह से सूचनाएं आ रही हैं, 2-3 जगह तो मैं ही जाकर के देख चुका हूं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मैं अंदर तो नहीं गया, लेकिन अंदर से जो सूचनाएं आ रही हैं यह है कि प्रोसेस को जानबूझ करके ढीला करवाया जा रहा है ताकि लोग लंबी कतारों में रहें, फिर लोग प्रार्थना करने के लिए चले जाएं, फिर लौट करके ना आए। तो ये डिस्करेज किया जा रहा है गरीब मतदाता को, आम मतदाता को, दलित मतदाता को, पिछड़े मतदाता को, माइनॉरिटी के मतदाता को कि वो वोट न कर सके। शिकायत का कोग्निजेंस लिया सर प्रशासन? जो वोट की चोट देने जा रहा है उस मतदाता को ये डिस्करेज कर रहे हैं, ये आपराधिक कृत्य है। मैं इसकी शिकायत मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ देहरादून से भी कर चुका हूँ, मैं जिलाधिकारियों से भी कर चुका हूँ, मैं ट्वीट भी कर चुका हूँ। रेस्पॉन्स आया? अब कहा तो गया है कि हम जा रहे हैं, हम ठीक करवा रहे हैं और ये आरोप को भेज रहे हैं। किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, अब देखो कितना होता है। आपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है, तो बाकी जो लोग हैं, यूथ जो आ रहा है, इस बार 1.25 लाख से ज्यादा यूथ उत्तराखंड में ऐड हुआ है वोटिंग लिस्ट में, तो आज चूंकि राजनीतिक बात से अलग मतदाताओं के लिए आपका क्या मैसेज है उत्तराखंड? मैं एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, सब शांतिपूर्वक और उत्साहपूर्वक मतदान करें और अपने लिए मतदान करें, अपने सवालों पर मतदान करें, किसी को देख करके मतदान न करें बल्कि अपने सवालों पर। यदि आपका जीवन संतुष्ट है, आपके लिए ठीक कर रही है सरकार, एक बात है। यदि नहीं कर रही है, कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे आपके घर का बजट गड़बड़ा रहा है, आपका बच्चा बेरोजगार है, आपके गांव का विकास नहीं हो रहा है, आपको बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही है, आप किसान हैं तो आप अपमानित महसूस कर रहे हैं सरकार के हाथों। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वोट की चोट करिए और इस सरकार की कमर तोड़िए। क्या है इस बार जनता जनार्दन के मन में? बिल्कुल वोट की चोट करने जा रहे हैं और भाजपा की कमर तोड़ने जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे, तो उन्होंने बताया और उन सब चीजों के बारे में भी बताया कि जो उनको लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। जी चलिए, इसी बीच एक बार फिर से रुक करेंगे हम मुरादाबाद का, क्योंकि हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। सैयद ओवैस, आप बताइए क्या कुछ कह रहे थे आप, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल मुरादाबाद में? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जैसे आज जुमे का दिन है तो जैसे जैसे जुमे का समय नजदीक होता जा रहा है वैसे वैसे जो तमाम मुस्लिम क्षेत्र वाले इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बूथ है वहां पर संख्या बढ़ती हुई लगातार मतदाताओं की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें और जो लाइन है ये आपको यहाँ पर बयां कर रही होंगी, क्योंकि लगभग 1:30 बजे के करीब जुमे की नमाज अदा होगी तो उसको लेकर के लोग अपने घरों से आ चुके हैं। और जिस तरह पहले 9 बजे का मतदान हुआ था तो उसमें 11.67% मतदान का आंकड़ा सामने आया था। तो माना जा सकता है कि ये जो कतारें हैं, लंबी लंबी जो लाइनें हैं और खास तौर से जो मुस्लिम बूथ है जिन पर 4-5 मुस्लिम जो बूथों की बात की जाए वहां पर अभी थोड़ी देर के बाद आंकड़ा। पीलीभीत का रुख करते हैं, हमारे साथ अविनाश लगातार जुड़े हुए हर एक अपडेट दे रहे हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट आप तक कुछ जानकारी पहुंची, कितने प्रतिशत मतदान? बिल्कुल राहुल, देखिए ताजा जो अपडेट ये है कि 11 बजे तक चूंकि पीलीभीत वोटिंग में बाजी मारता हुआ दिख रहा है। तकरीबन 26% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई 11 बजे तक और